नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th में सोशल साइंस सब्जेक्ट की। सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो चैप्टर 15 एवं 16 है, आर्थिक विकास और नियोजन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था व राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली मध्य प्रदेश, इन पाठों से जो क्वेश्चन बनकर सामने आ रहे हैं या क्वेश्चन जो निकल रहे हैं, उन क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। जहां ज़रूरी होगा उन क्वेश्चनों को हम आप लोगों तक समझा कर भी पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा अपना चैनल मेरा घर मेरा स्कूल। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। और आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है अपना आर्थिक विकास परिणाम है। आर्थिक विकास का जो परिणाम है उसमें जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, उपयुक्त सभी। यदि आर्थिक विकास होता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। यदि आर्थिक विकास होता है तो जीवन स्तर में भी सुधार होता है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाती है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है जो ऑप्शन होगा इसका राइट वो होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो है इन तीनों ऑप्शनों के हिसाब से जीवन स्तर में भी सुधार आता है, आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपना उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उस देश की जनसंख्या से, विश्व की जनसंख्या से, राज्यों की जनसंख्या से या अन्य देश की जनसंख्या से। तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना हो तो उस देश की जनसंख्या से की जाती है। और कैसे ज्ञात की जाती है? यदि किसी भी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय निकालना हो तो उस देश की राष्ट्रीय आय है उस समय की, जैसे 2020 की अपने को प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो 2020 की राष्ट्रीय आय में 2020 की जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा पहला, उस देश की जनसंख्या से। अगला देखते हैं। इस देश के वाणिज्यवादी विचारक सोने एवं चांदी की प्राप्ति के विकास का आधार मानते थे। कौन सा ऐसा देश है जिसके जो वाणिज्यवादी विचारक थे वो सोने एवं चांदी की प्राप्ति को ही विकास का क्या आधार मानते थे? तो फ्रांस, अमेरिका, चीन या इटली। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो फ्रांस है, फ्रांस एक ऐसा देश है, फ्रांस और जर्मनी, जहाँ पर सोने चांदी की प्राप्ति को ही उस देश का विकास का आधार मानते थे। पहला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भौतिक गुणों के सूचकांक का विकास किसने किया? भौतिक गुणों के सूचकांक का विकास प्रो मॉरिस ने, प्रो ब्राइट सिंह ने, प्रो पाल स्टीन ने, प्रो जे.एस. बेल ने। तो भौतिक गुणों के सूचकांक का जो विकास है वो किया आपका प्रोफेसर मॉरिस ने। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार माना है। प्रो अमर्त्य सेन ने जो है विकास का आधार किसे माना है? संपन्नता को, आत्मनिर्भरता को, जन कल्याण को या फिर विदेशी व्यापार को। तो यहाँ पे जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का जो आधार माना है वो माना है जन कल्याण को। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अति अल्प, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत या फिर बहुत अधिक होता है। तो हम आपको बता दें कि जो विकसित देश हैं उनमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। चलिए, भारत में अब तक पूर्ण हुए पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई है? तो भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और 13वीं जो है चल रही है। तो यहाँ आपको बता दें, यदि 2010 के हिसाब से क्वेश्चन आता है, यहाँ यदि आ जाता है आपका 2010 इस टाइप से आ जाता है कोष्टक में, तो आपको 11 बताना है। कितना आंसर होगा? 11 ऑप्शन में भी रहेगा, लेकिन यदि पूछे कि अब तक भारत में पूर्ण हुए पंचवर्षीय योजनाएं तो आपको 12 बताना है। चौथा ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं?
कौटिल्य, रामचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या बारइट सिंह। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो अर्थशास्त्र हैं, अर्थशास्त्र के जो पुस्तक के लेखक हैं वो थे यहाँ पे कौटिल्य थे। उनका पूरा नाम कौटिल्य पंडित चाणक्य था। चलिए अगला देखते हैं। योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1948 को, 15 मार्च 1947 को या फिर 15 अगस्त 1947 को। तो जो योजना आयोग है, योजना आयोग का जो गठन है 15 मार्च 1950 को किया गया था। यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन राइट होगा। उस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी अध्यक्ष, वो अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अपना प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1950 को, 1 अप्रैल 1952 को, 1 अप्रैल 1953 को। भारत में आर्थिक नियोजन जो प्रारंभ हुआ वो हुआ आपका 1 अप्रैल 1951 को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। आर्थिक नियोजन का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 को हुआ। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कितनी होना चाहिए? विश्व बैंक के अनुसार जो विकसित देश हैं उन देशों में प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए 4,53,000। 4,53,000 यदि किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय है विकसित देशों के हिसाब से, तो वो देश क्या है? विकसित है। ये सालाना है 4,53,000 एक वर्ष की। चलिए अगला देखते हैं। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में, 2 जनवरी 2016 में, 1 जनवरी 2017 में या फिर 1 जनवरी 2018 में। तो जो नीति आयोग का गठन है वो आपका किया गया 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। तो यहाँ पे जो होगा पहला ऑप्शन राइट होगा। उस समय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के हिसाब से, राष्ट्रीय भारत जो परिवर्तन संस्था थी उसके अंतर्गत ये नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। चलिए अगला देखते हैं। इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। किसे थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है? नीति आयोग को, योजना आयोग को, वित्त आयोग का या गृह आयोग को? तो जो थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है वो माना जाता है आपका नीति आयोग को। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला देखते हैं। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की संख्या है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की संख्या 100, 200, 242 या फिर 300। तो देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की संख्या है वो है आपकी 300। यदि वर्तमान का पूछा जाए तो यहाँ पे आएगा 320। और देश में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की संख्या है वो 300। जो वर्तमान इस शब्द में, इस क्वेश्चन में आता है तो आपको 320 राइट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था सोने का घड़ा, सोने की चिड़िया, सोने का देश, सोने का घर। सभी को लगभग ये क्वेश्चन पता होगा। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं। 11वीं योजना प्रारंभ हुई। जो 11वीं योजना है प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007 या 1 अप्रैल 2008। तो 11वीं योजना जो है 1 अप्रैल 2007 में प्रारंभ हुई। यहाँ पे जो होगा इसका तीसरा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, 1 अप्रैल 2007 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो कब से कब तक चला? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च
यहाँ पे कुछ लिखना छूट गया है, 1951 या 52 अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो 1 अप्रैल अगला है, या फिर 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक जो होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं। सिंचाई से संबंधित योजना है, सिंचाई से संबंधित योजना है निर्मल नीर योजना, सहस्त्र धारा योजना, वन्या उपयोजना या भूमि शिल्प उपयोजना। तो सिंचाई से जो संबंधित योजना है वो आपकी है निर्मल नीर योजना। तो यहाँ पे जो है आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। रोजगार के लिए परिवारों का पंजीकरण कौन करता है? न्याय पंचायत करती, ग्राम पंचायत, विधान परिषद या फिर विधानसभा। यहाँ आपको बता दें कि रोजगार के लिए परिवारों का जो पंजीकरण है वो ग्राम पंचायत करती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए, देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है 20%, 22%, 28% या 40%। आपको यहाँ बता दें कि देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है वो 40% है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे जो कृषि सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का योगदान 40% है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं। एटीएम कार्ड होता है, एटीएम जो कार्ड होता है वो प्लास्टिक का होता है, सोने का होता है, चांदी का है, तांबा का। तो यहाँ आपको बता दें कि जो एटीएम कार्ड लगभग सभी के पास होता है आजकल वो प्लास्टिक का होता है। पहला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। अगला देखिए। भारत में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में जो व्यापारिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में, 1970 में, 1971 में या फिर 1972 में। तो भारत में व्यापारिक जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। यहाँ पे जो होगा पहला ऑप्शन राइट होगा। और 19 जुलाई आप लोगों को ध्यान रखना है, वो उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो आपकी इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी उस समय। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। स्व सहायता समूह में सदस्य संख्या होती है, जो स्व सहायता समूह है उनमें सदस्य संख्या जो होती है वो 20 होती है, 15 होती है, 25 होती है या फिर 30 होती है। तो स्व सहायता समूह में जो सदस्य संख्या होती है वो 20 होती है। इसमें 10 से 20 का भी बताया गया है, 10 से लेकर 20 तक स्व सहायता समूह में सदस्य संख्या हो सकती है, 20 से अधिक नहीं होती है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडस बैंक। तो यहाँ पे आपको बताते हैं भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, भूमि विकास को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। तो बैंकों का बैंक यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए? 36,000 प्रति वर्ष, 37,000 प्रति वर्ष, 30,000 प्रति वर्ष या 34,000 प्रति वर्ष। यहाँ पे आपको बता दें हैं कि विश्व बैंक के अनुसार विकासशील देशों की आय या निम्न आय जिसे कहा जाता है, विकासशील देशों की आय या निम्न आय जिन प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो होती है आपकी 37,000 प्रति वर्ष। और अभी आप लोगों को हमने बताया था कि जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो सालाना 4,53,000 होती है। ये निम्न आय वाले जो देश हैं वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय 37,000 प्रति वर्ष होती है। और आपको हमने ये भी बताया था कि जो प्रति व्यक्ति आय है आपकी प्रति व्यक्ति
आय जो है वो किस हिसाब से निकाली जाती है, हमने आपको बताया था। उस समय की या उस सन की राष्ट्रीय आय में यदि हम उस समय की जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी आबादी गाँव में रहती है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय भारत की जो आबादी गाँव में रहती है 68.8%, 64.8%, 63.8%, 62.8%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो गांव में रहती है वो होती है 68.8%। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का प्रावधान है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का 1/3, 1/3, 2/4, 3/4 या 1/4। तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 1/3 यानी 1/3 महिलाओं को लाभान्वित करने का प्रावधान है। चलिए अगला देखते हैं। जॉब कार्ड कितने वर्षों के लिए वैध होता है। आपको बता दें, जॉब 1 वर्ष में 100 दिन की मजदूरी होती है, ये 5 वर्ष के लिए वैध होते हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट होगा। चलिए, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे जो है आपके दोनों जो पार्ट हैं आपके चैप्टर 15 एवं चैप्टर 16 दोनों के जो क्वेश्चन है यहाँ पे ख़त्म हुए। आप लोगों ने ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है, वीडियो को अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुँच जाए। नमस्कार, धन्यवाद।